नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ईरान और इजराइल की जंग में इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है और इतिहास के पन्नों में भी भारी रहा। लेकिन क्या सच में इजराइल ताकतवर है या फिर ईरान के अंदर कोई ऐसा भेदी है जो इजराइल की सहायता करता है? एक नए खुलासे ने बता दिया कि ईरान के अंदर नसरुल्लाह को कैसे मारा गया, इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया, कौन था जिसने ईरान के परमाणु दस्तावेजों को इजराइल तक पहुंचाया और कौन था वो जिसने ईरान में छुपे इजराइल के दुश्मनों की जानकारी इजराइल को दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी और दुनिया के टॉप 5 खुफिया एजेंसी में शामिल मोसाद ने ईरान के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि ईरान घबरा गया है, क्योंकि मोसाद ने इजराइल की टॉप मोस्ट सैन्य एजेंसी में चीफ की कुर्सी तक अपने एजेंट को पहुंचा दिया। उसके बाद वो सब हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ईरान के इस गद्दार का नाम क्या है? ये कैसे ईरान की सेना में पहुंचा? कैसे इसने नसरुल्लाह को मरवाया? कैसे इस्माइल हानिया की मौत का कारण बना? और कैसे ईरान ने इस गद्दार का पता लगाया? और अभी इसके साथ ईरान क्या करने वाला है, यानी ईरान में इस गद्दार की गद्दारी की सजा क्या होगी? आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सामने आया है मोसाद का एजेंट ईरान का गद्दार। ईरान का गद्दार कौन है, यह आपको बताएं उससे पहले जरा देखिए उसकी गद्दारी की वजह से ईरान के अंदर कितने सवाल उठ रहे हैं और ईरान का गद्दार सवालों की जो बौछार इस वक्त ईरान खुद झेल रहा है, वो सवाल कौन कौन से उठ रहे हैं। जरा देखिए कि जो गद्दारी की, क्या उसका सीधा कनेक्शन इन तमाम सवालों से है। सवाल नंबर 1, इस्माइल कानी क्या सच में मोसाद का एजेंट है? क्योंकि जिसे गद्दार कहा जा रहा है वो दरअसल यही इस्माइल कानी है। ये इस्माइल कानी कौन है? ईरान की सेना में इसकी भूमिका क्या है? कौन कौन से ऑपरेशन का हिस्सा रहा? उससे पहले जरा देखिए इस चेहरे पर ईरान में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, इंटरनेशनली कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या हर साजिश के पीछे जनरल कानी का हाथ रहा है? तीसरा सवाल, क्या नसरुल्लाह की हत्या के पीछे भी जनरल कानी रहा है? यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या परमाणु फाइल गायब करने वाला भी जनरल कानी था? क्योंकि इसका कनेक्शन प्रोग्राम में आगे बताएंगे कि जो परमाणु हथियार वहां बना रहा था उसके वैज्ञानिक को कैसे मारा गया, किस तरीके से नसरुल्लाह को मारा गया, इस्माइल हानिया जहां छुपा हुआ था उसकी जानकारी कैसे बाहर आई, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट थी। इसके अलावा क्या ईरान के हमलों की जानकारी जनरल कानी ने इजराइल को दी थी? क्योंकि इजराइल के अंदर कहां बम गिरे वहां कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। तो क्या इजराइल पहले से तैयार था और क्या उसको जानकारी थी कि ईरान अटैक कर रहा है? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि क्या इस्माइल हानिया जिस तरीके से मारा गया उसमें भी इस्माइल कानी का हाथ था? बहरहाल सब कुछ इन सवालों के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट के पीछे भी क्या जनरल कानी था? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां सेना के अंदर जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया, क्या उसके पीछे जनरल कानी की एक बड़ी साजिश रही है? सवाल यह भी है कि जनरल कानी किस तरीके से, अगर मोसाद का एजेंट है तो वो ईरान की सेना का हिस्सा कैसे बना, वो जनरल कैसे बना? इस सवाल का जवाब हम आपको दें उससे पहले आपको वो 6 घटनाएं बताते हैं जिनकी वजह से ईरान पूरे तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम के निम्न स्तर पर आ गया। खुफिया सिस्टम में मानो वहां इतने छेद कर दिए गए कि ईरान समझ नहीं रहा और समझ पा नहीं रहा कि उसकी इंफॉर्मेशन लीक कहां कहां से हो रही है। जरा उन 6 मौतों पर नजर डालिए जिन्होंने ईरान को तोड़कर रख दिया है। उसमें सबसे पहली घटना कौन सी है, जरा देखिए। तारीख 3 जनवरी 2020 क्या घटा? बगदाद ईरान की राजधानी के अंदर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुर्द फोर्स के जनरल चीफ जनरल कासिम सोलेमानी की बगदाद में ड्रोन अटैक करके हत्या कर दी गई थी। इसको जरा गौर से पढ़िएगा। क्यों हम कह रहे हैं क्यों?
क्योंकि कुर्द फोर्स के चीफ जनरल की भूमिका में ही इस्माइल कानी इस वक्त है। और वो कब बना? वो बना कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद। तो क्या कासिम सुलेमानी की हत्या में इस्माइल कानी का रोल रहा? क्योंकि वो जानता था कि जब तक कासिम सुलेमानी की हत्या नहीं होगी, उसको मारा नहीं जाएगा, उसका नंबर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुर्द फोर्स के अंदर नहीं आएगा। तो क्या ये साजिश प्री प्लान थी और इसमें जनरल कानी खुद शामिल था? और क्या उस पूरी साजिश के तहत ही उसे कुर्द फोर्स का जनरल बनाया गया? दूसरी घटना जरा देखिए, ये कैसे तार एक दूसरे से जुड़ते हैं, इनको जरा समझने की कोशिश कीजिए। 27 नवंबर 2020 तेहरान ईरान की राजधानी के अंदर क्या घटना घटती है? ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादा की कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल से तेहरान के बीचों बीच सड़क पर हमला करके हत्या कर दी जाती है। अब इसको जोड़िए जरा किस तरीके से कि यही वो साल था जब ईरान के अंदर परमाणु हथियार गोपनीय तरीके से बनाए जा रहे थे और वहां से बाकायदा जो हथियार बनाने के ब्लूप्रिंट से वो गायब होते हैं और वो मोसाद के हाथ लगते हैं। तो क्या उसके पीछे भी इस्माइल कानी का हाथ था? क्योंकि एक तरफ वो डॉक्यूमेंट गायब होना और दूसरी तरफ ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादा की हत्या कर देना, और वो भी तेहरान के बीचों बीच गाइडेड मिसाइल से। ये क्या महज इत्तेफाक है? लगता नहीं है। इसके अलावा सारा देखिए अगली तारीख जो अगली है वह है 19 मई 2024, जगह उजी, ईस्ट अजरबैजान, ईरान के अंदर। घटना क्या घटती है? घटना घटती है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में संदिग्ध मौत हो जाती है। आप सोचिए सर, क्यों? क्योंकि जो इब्राहिम रईसी है उसके संबंध इजराइल के साथ बहुत बेहतर नहीं थे। परमाणु हथियारों को इन्हीं के नेतृत्व में बनाया जा रहा था और अगर परमाणु हथियार बनते तो फिर इजराइल को खतरा था। हिजबुल्लाह को यही पनपा रहे थे इब्राहिम रईसी, और सिर्फ हिजबुल्लाह को नहीं बल्कि हमास को भी ये पनपा रहे थे। तो क्या इसके पीछे इजराइल तो कंफर्म है, लेकिन क्या जनरल कानी भी था? ये एक बड़ा सवाल है। अगली घटना जरा देखिए, 31 जुलाई 2024, जगह तेहरान, ईरान की राजधानी। घटना क्या घटती है इसको जरा समझिए। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में बम धमाके के अंदर मौत होती है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए थे, और जहां गेस्ट हाउस के अंदर हानिया को मारा जाता है वो राष्ट्रपति भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर। उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें कुर्द फोर्स एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। तो क्या वाकई में इस्माइल कानी ने ही अंदर बम को प्लांट किया? और उसके बाद क्योंकि वही ये जानता था कि यहां इस्माइल हानिया रुका हुआ है, तो क्या इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर ही मारने में इस्माइल की बड़ी भूमिका रही कानी की? और क्या उसी ने मोसाद के कहने पर यह पूरा प्लान किया? एक और तारीख पर जरा गौर फरमाइए। तारीख जरा देखिए, क्योंकि तारीख है 28 सितंबर 2024, जगह बैरूत, लेबनान की राजधानी। घटना क्या घटती है? बैरूत के दाहिया इलाके में एक बंकर के अंदर इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, जिसको वहां एक रिवोल्यूशनरी के तौर पर जानते हैं, जिसके पीछे पूरा ईरान खड़ा है, जिसकी शोक सभा के अंदर पूरा ईरान एक तरीके से रोता नजर आया। क्या वाकई में इजराइल का मोसाद इतना खुफिया तंत्र मौजूद है, मजबूत है कि वो ये जानता है कि किस बंकर के अंदर नसरुल्लाह है? मुमकिन नहीं है, बिना कंफर्मेशन के मुमकिन नहीं। तो क्या इस्माइल कानी ने यहां भी भूमिका बताई और अपनी एजेंसी मोसाद को यह बताया कि देखिए इससे डायरेक्शन में या जो उनके नॉटिकल्स हैं उसके हिसाब से बताया कि यहां इस बंकर के अंदर इतने फीट नीचे नसरुल्लाह छुपा हुआ है, आप इस मिसाइल का इस्तेमाल कीजिए, उसको यहीं पर नेस्ते नाबूद कीजिए।
क्योंकि जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उसको बंकर के अंदर ही लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इजराइल ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। बिना इंफॉर्मेशन के यह मुमकिन नहीं है। अगली तारीख जरा देखिए, अगली तारीख क्या है? अगली तारीख है 4 अक्टूबर 2024। जगह बैरूत, लेबनान की राजधानी। हुआ क्या है? हिजबुल्लाह के अगले चीफ बनने जा रहे हाशिम सैफुद्दीन, नसरुल्लाह के बाद शपथ भी नहीं ली थी हाशिम सैफुद्दीन ने, लेकिन उससे पहले ही बैरूत में एक बंकर पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यह संभव नहीं हो सकता। यह संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नसरुल्लाह की मौत के बाद मानकर चलिए ईरान और हिजबुल्लाह दोनों बेहद अलर्ट होंगे। उनको पता होगा कि हाशिम सैफुद्दीन ये इजराइल के रडार पर है। उन्होंने उनको ऐसी जगह पर रखा होगा जहां वो सोच रहे होंगे कि इसकी इंफॉर्मेशन इजरायली सेना के पास या मोसाद के पास पहुंचना मुमकिन ही नहीं। लेकिन सोचिए जरा, नसरुल्लाह की मौत के कुछ ही दिनों के बाद सैफुद्दीन को भी उसी अंदाज में बंकर के अंदर मार दिया जाता है। क्या वाकई में ये इनसाइड इंफॉर्मेशन के बिना, क्या बिना किसी भेदी के मुमकिन है? ईरान मान रहा है असंभव है, तो वो भेदी क्या वाकई में इस्माइल कानी है? इस पूरे शक के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो अब हम आपको बता रहे हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाइएगा। क्योंकि पिछले 4 सालों में 6 मौतों ने ईरान को मानो हिलाकर रख दिया है। वजह यह कि 6 की 6 मौतें मामूली नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनका रूटीन, जिनकी मीटिंग, जिनके ठिकाने, जिनकी मूवमेंट इतने गुप्त सीक्रेट रखे जाते हैं कि खुद इनके बड़े कमांडर, सरकारी हुक्मरानों तक को इसकी कोई कानो कान खबर नहीं होती। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना, यह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उनके ठिकानों के बारे में इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली और किसने दी? क्या खुद ईरान के अंदर ईरान का कोई गद्दार और मोसाद का कोई बड़ा जासूस है जो इशारा इस्माइल कानी की तरफ जा रहा है? तो जरा अब यह भी समझिए कि गद्दार जिसको कहा जा रहा है वो इस्माइल कानी आखिर कौन है। उसका एक छोटा सा बायोडाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिए। उनका जन्म हुआ मशहद, ईरान के अंदर। शुरुआती सदस्य किसके रहे? ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के। यहां आपको कंपैरिजन मिलेगा क्योंकि सुलेमानी को जो मारा गया वो भी दरअसल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ही सदस्य था और कॉर्पस का वो चीफ रहा, और उसी के अंदर बाद में इस्माइल कानी बना है। उसको मारकर क्या वाकई में इस्माइल कानी ने साजिश को रचा है? बतौर सैनिक ईरान इराक जंग में इस्माइल कानी शामिल रहा। अगर अनुभव की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम इस्माइल कानी ने किया है, और 2020 में कुर्द फोर्स का वो चीफ बना। और चीफ कैसे बना ये सब जानते हैं, क्योंकि कुर्द फोर्स के चीफ जनरल कासिम सोलेमानी की बगदाद में ड्रोन अटैक में जो हत्या हुई, उसके बाद इस्माइल कानी को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन एलीट फोर्स के चीफ से मोसाद के जासूस तक का सफर कैसे हुआ? क्या ईरान को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं लगी कि जिस कानी को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो दुश्मन देश का एजेंट हो सकता है? दरअसल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुर्द फोर्स को ईरान की सबसे एलीट फोर्स माना जाता है। इसके ओवरसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी हैं, जिन्हें साल 2020 में कासिम सोलेमानी की मौत के बाद कुर्द फोर्स का चीफ बनाया गया था। खबर यह भी है कि इस वक्त ये तेहरान के अंदर नजरबंद कर दिए गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पर इल्जाम है वही ईरान में मोसाद के सबसे बड़े जासूस हैं। जनरल इस्माइल कानी से तेहरान में भी एक गुप्त ठिकाने पर पिछले हफ्ते भर से पूछताछ हो रही है। वहीं 4 अक्टूबर के बाद से जनरल इस्माइल कानी को सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं देखा गया है। इस्माइल से कई दिनों से पूछताछ की जा रही है। खबर तो उन्हें टॉर्चर किए जाने की भी मिल रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस दौरान कानी को दिल का दौरा भी पड़ चुका है। लेकिन सवाल यह भी है कि गद्दार अगर वो है तो उस पर शक क्यों है और टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? इसकी 2 वजह है, और इसकी पहली वजह क्या है इसको जरा समझिए। इसकी पहली वजह है
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू में कहा था कि ईरान ने मोसाद के जासूसों से लड़ने के लिए जो एक खास यूनिट बनाई थी, खुद उस यूनिट का चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। अहमदीनेजाद का इशारा विदेशी ताकतों की जासूसी के लिए बनाए गए ओवरसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस और उसके चीफ की तरफ था। इस यूनिट के चीफ कोई और नहीं बल्कि इस्माइल कानी है। चीफ के अलावा यूनिट के 20 और लोग भी मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने इस बयान के बाद मानो ईरान के अंदर खलबली मचा दी और इसी बयान के बाद उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। इसी साल 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद भी अहमदीनेजाद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं पाए। तो क्या उसके पीछे भी इस्माइल कानी का हाथ था? दूसरी वजह क्या है इस्माइल कानी पर शक करने की, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल बैरूत में इस्माइल कानी का इसी महीने अचानक गायब हो जाना और 28 सितंबर को जब बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हुई, तब उसके बाद हालात का जायजा लेने के लिए ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इस्माइल कानी को बैरूत भेजा था, जहां कानी और हिजबुल्लाह चीफ बनने जा रहे हाशिम सैफुद्दीन के साथ मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में हिजबुल्लाह और ईरान की अगली रणनीति तय होनी थी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम ने मीटिंग को बेहद गुप्त रखा था। 4 अक्टूबर की शाम यह मीटिंग बैरूत के दाहिया इलाके में तय की गई, लेकिन जहां यह मीटिंग होनी थी उस जगह के बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता था। लेकिन मोसाद को इस मीटिंग और उसके तय ठिकाने की भी जानकारी मिल चुकी थी और इसी के बाद इजराइल ने 4 अक्टूबर को ही दाहिया में फिर से एयर स्ट्राइक की और इस हमले के अंदर हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। इस हमले के बाद 2 दिनों तक इस्माइल कानी से ईरान का कोई संपर्क नहीं हो पाया था और इसी वजह से ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में खबरें चलने लगी कि हमले में हाशिम सैफुद्दीन के साथ साथ इस्माइल कानी भी मारे गए। लेकिन फिर तभी 7 अक्टूबर को अचानक से इस्माइल कानी अपनी फोर्स के सामने आते हैं। वो वापस ईरान लौटते हैं। तब पता चलता है कि हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सैफुद्दीन के साथ 4 अक्टूबर की मीटिंग के लिए उन्हें बैरूत भेजा गया था। वो उस मीटिंग में कभी पहुंचे ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कानी कन्फर्म ये जानता होगा कि वहां एक अटैक होने वाला है और अगर वो वहां पहुंचा तो सैफुद्दीन के साथ वो भी मारा जाएगा। कानी के बारे में तब कुर्द फोर्स के डिप्टी कमांडर, ईरान के पूर्व ईरानी राजदूत इराज मस्जिदी ने बस इतना ही कहा था कि कानी ठीक है और वो अपनी रूटीन ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन बाद में खबर आई कि इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूरे मामले की निगरानी और जांच सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई खुद कर रहे हैं और अभी जो बताया जा रहा है उनको नजरबंद किया गया है और बताया यहां तक जा रहा है कि टॉर्चर किया जा रहा है और दिल का दौरा तक इस दौरान पड़ चुका है। लेकिन क्या वाकई में जब ये सब चल रहा था ईरान की खुफिया एजेंसी को कोई जानकारी नहीं थी? आप सोचिए, एक दुश्मन देश का एजेंट उस देश की सेना के खुफिया तंत्र का जर्नल बन जाता है और ऐसे हमले होते हैं, ऐसी फाइलें गायब होती हैं जो पूरे ईरान की प्रतिष्ठा को दागदार करती है। लेकिन बावजूद इसके क्या इस्माइल कानी की तरफ किसी का इशारा या नजरें नहीं गई? बहरहाल सवाल यह भी है कि इस्माइल कानी और आयतुल्लाह का रिश्ता क्या है और जांच में अब आगे क्या हो सकता है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि कानी और आयतुल्लाह का रिश्ता और जांच के बारे में कह रहे हैं कि जो रुतबा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ सुलेमानी का था वो इस्माइल कानी का नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कानी से पूछताछ के साथ साथ अब उनके
पिछले तमाम विदेशी दौरों को जांचा जा रहा है। यहां तक कि नेटवर्क, फोन कॉल्स, सोर्सेस और कुर्द फोर्स में उनके साथ अफसरों के बारे में हर जानकारी जुटाई जा रही है कि वो किससे मिल रहा था, किससे बातचीत कर रहा था, किससे क्या डील कर रहा था, कितनी बार विदेश दौरे पर गया, जिन विदेश दौरे पर गया वहां किनसे मिला है, जिनसे मिला है उनसे क्या बातचीत हुई, किस एजेंडे के साथ ईरान से वो विदेश दौरे पर गया और क्या जो उसकी मीटिंग्स थी उससे इतर भी उसने कुछ मीटिंग्स की हैं। क्योंकि हर एक घटना की जो जानकारी सामने आ रही है वो तारों को इस्माइल कानी के साथ जोड़ रही है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर इसको नहीं मान रहा है। भारत में ईरानी राजदूत ने कहा कि मीडिया में छप रही ये खबरें फर्जी हैं। ईरान के राजदूत ने कहा कि हम इन आरोपों का खंडन करते हैं कि इस्माइल कानी एक मोसाद के एजेंट है। ये राजदूत कह रहे हैं कि हम ये बताना चाहेंगे कि IRGC ने पहले ही घोषणा कर दी है कि लड़ाई में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनाई शीर्ष सैन्य पदक देने वाले हैं। तो क्या वाकई में अगर ऐसा है तो इस्माइल कानी जब सैफुद्दीन को मारा गया और जिस मीटिंग के लिए वो जा रहा था वहां पहुंचा क्यों नहीं? जब सैफुद्दीन मारा गया उसके 4 दिन बाद इस्माइल कानी अचानक से सामने कैसे आता है? जब नसरुल्लाह को मारा गया उसके बाद इस्माइल कानी गायब क्यों हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, ईरान के पास भी नहीं है। लेकिन उसने इस्माइल कानी को नजरबंद किया हुआ है और नजरबंद करके उसे इन सवालों के बारे में पूछा जा रहा है। जाहिर है यह भी पूछा जा रहा होगा कि मोसाद के साथ संपर्क कैसे हुआ। बाकायदा इस्माइल कानी की न सिर्फ जवानी बल्कि बचपन को खंगाला जा रहा होगा कि वो कौन सी कड़ी है जिसके जरिए इस्माइल कानी मोसाद के साथ जुड़ा है। क्योंकि अमूमन जो इस तरीके के एजेंट होते हैं वो 2 वजह से होते हैं। पहला पैसों के लिए और दूसरा अगर परिवार को थ्रेट हो तो उनको बचाने के लिए। लेकिन एक तीसरा एंगल भी होता है कि जिनको सत्ता से वो बाहर करना चाहते हैं और ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं उसके लिए भी दुश्मन देश से समझौते किए जाते हैं कि आप इनको हटाते जाइए, मुझे सत्ता में पावरफुल करते जाइए, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा होता रहेगा। बहरहाल जिस मोसाद का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी उस मोसाद का हिस्सा, उसका एजेंट जो इजराइल की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी और दुनिया की भी टॉप 5 के अंदर जो खुफिया एजेंसी है उसको भी हम आपको बता रहे हैं कि मोसाद को समझिए, मोसाद क्या है और कैसे काम करती है। मोसाद के बारे में अगर बात करें तो मोसाद का अर्थ क्या होता है इसको जरा समझिए, क्योंकि मोसाद अपने आप में एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है संस्था या अंग्रेजी में कहें तो इंस्टीट्यूशन। अब जो हिब्रू में मोसाद है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है मोसाद मेरकाजी ले मोदीन अले तफकी दीम मेयुहादिम। ये इसका पूरा नाम है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस। इसके अंदर स्टाफ कितना है जो अभी काम कर रहा है? वो स्टाफ है 7,000। लेकिन ये 7,000 सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर है। उनमें से एक इस्माइल कानी हो सकता है और इस्माइल कानी जैसे ना जाने दुनिया के अंदर कितने होंगे जिनको कोई जानता ही नहीं होगा, उन्हें अपना मानता होगा, लेकिन वो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सालाना बजट है मोसाद का वो $3 बिलियन है। रुपए में अगर कहेंगे तो 250 अरब से ज्यादा है। डायरेक्टर कौन है? जो भी इस मोसाद के अंदर टॉप रैंक का अफसर होता है उसे डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन फिलहाल कौन डायरेक्टर है यह भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो फिलहाल डायरेक्टर है उसका नाम है डेविड बार्निया, जो जून 2021 में कुर्सी संभालता है। इस दौरान आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में आई थी और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। इसके अलावा उसने क्या क्या बनाया? उसने जो चश्मा आप लगाते हैं ना, उस चश्मे के अंदर भी
उसने बारूद को भर दिया था और इस चश्मे को बम बना दिया था। एक देश के अंदर विस्फोट हुआ, जब जिसने विस्फोट किया उसको पकड़ लिया गया, तब जाकर पता चला कि इजराइल ने चश्मों के अंदर बारूद बना दिया। इतना ही नहीं, उसने ईरान के अंदर एक ऐसी साजिश भी रची थी जहां किसी को पता भी नहीं चलता, और उसने जहरीले कॉन्डोम का निर्माण किया था जिसके जरिए वो लोगों को मार रहा था। और ऐसा वो करता है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं और मासेस के अंदर लोगों को मार दिया जाए और किसी को जानकारी ना लगे। लेकिन ईरान में गद्दार की सजा क्या है? शरिया कानून में गद्दार की सजा क्यों? शरिया कानून हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान शरिया देश है। क्या वाकई में इस्माइल कानी का चैप्टर ईरान में खत्म होते हुए मोसाद का जो एजेंट वहां काम कर रहा था उसका भी चैप्टर क्लोज हो गया है? ये ईरान को तय करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।